गुड मॉर्निंग भैयावान, शुभ प्रभातम। मैं नीता दीदी जी आज आपको कक्षा 6 का इतिहास पाठ 3 पढ़ाने जा रही हूँ। और इस पाठ से आपको कल परिचित पिछले वीडियो में मैंने करा दिया था, पिछली कक्षाओं में, कि हम लोग नगरीय सभ्यता के बारे में पढ़े कि नगरीय सभ्यता का आरंभ हो चुका था। तो ये नगरीय सभ्यता की कुछ बातों में सभ्यता क्या है, किस तरह नगरीय का मतलब क्या हुआ, नगर कैसे बने, लोग एक जगह रहने लगे, इन सब बातों पर हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा की थी। एक शब्द और था कांस्य युग। हमने देखा कि जिस युग में लोग औजारों और हथियारों के लिए कांसे का प्रयोग करने लगे वह युग कांस्य युग कहलाया। कांसा क्या था कि तांबा और टीन को मिलाकर एक धातु बनाई गई। तांबा थोड़ा लचीला होता था, कांस्य थोड़ा कठोर होने लगा और उससे औजार उपकरण बर्तन इत्यादि बनाए जाने लगे और उसका उपयोग करने लगे। तो वह पूरा युग क्या कहलाया? कांस्य युग कहलाया। यह पाषाण युग के बाद का समय था। धातु की खोज ने लौह, तांबा, टिन इत्यादि धातु की खोज जब हो गई, इसने मनुष्य को काफ़ी आगे बढ़ने में, उसके विकास में वह काफ़ी सहायक हुआ। अब उसके पास पत्थर के ही नहीं, हड्डियों से बने औजार नहीं, वरन कठोर धातुओं से बने हुए मजबूत हथियार, औजार, उपकरण थे, जिनसे वह अच्छी भांति खेती कर सकता था, नहरें खोद सकता था, कुएं खुदाई कर सकता था, खेतों की गहरी जुताई हो सकती थी, अधिक भूमि के लिए जंगलों को काटकर साफ कर सकता था। तो धातु की खोज ने मनुष्य को काफ़ी आराम पहुंचाया, उसके जीवन को काफ़ी सुलभ कर दिया। पहले की अपेक्षा अब उसका जीवन काफ़ी आसान हो गया। युद्ध के लिए भी हथियार बनाए जाने लगे। तो अब इस कांसे का प्रयोग कब से शुरू हुआ, इसकी निश्चित तिथि के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है कि कब से कब तक कांसा का प्रयोग शुरू हो गया। जिस तरह मैंने बताया था कि पत्थरों का उपयोग अब आज से शुरू हुआ और लास्ट में कब उस दिन खत्म हो गया, वह एक तिथि तो होती नहीं है, वह एक कालावधि, एक समय का पीरियड, समय की एक अवधि होती है, जहाँ तक होते होते धीरे धीरे वह प्रयोग कम होने लगता है और नए धातु या नए चीज़ का प्रयोग होने लगा। इसी तरह कांसे का भी प्रयोग कब प्रारंभ हुआ और कब उसको समाप्त माने, इसके बारे में सही जानकारी अभी भी नहीं मिल पाती है। विश्व के अनेक देशों में कुछ जगह पर कांसे का प्रयोग थोड़ा जल्दी हो गया था और कुछ स्थान जो थे वहाँ कांसे का प्रयोग बाद में हुआ और कुछ जगह पर तो बहुत ही कम दिनों के लिए कांसे का प्रयोग किया गया। मेसोपोटामिया के बारे में यहाँ लिखा है पूरा। मेसोपोटामिया जो कि अभी आप सुनते हैं देश इराक और ईरान का नाम सुनते हैं, उस ईरान का कुछ भाग मेसोपोटामिया के बारे में बाद में बताएंगे। वहाँ में सुमेरी सभ्यता थी। वह 3500 ईस्वी पूर्व के ही आसपास में कांसे का प्रयोग वहाँ होने लगा था। यानी सबसे पहले सुमेरी लोग ही थे जिन्होंने कांसे का प्रयोग प्रारंभ कर दिया था, ठीक ना। चीन के लोग हुए उसके बाद 1500 ईस्वी पूर्व तथा 1000 ईस्वी के पूर्व के बीच, यानी 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में कांसे का प्रयोग किए। और हम लोगों ने लगभग 3500 ईस्वी पूर्व हम लोगों ने भी जिस लगभग सुमेरी सभ्यताओं के बराबर जब सुमेरियनों ने प्रयोग किया, उसी समय हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में भी हम लोग भी कांसे का उपयोग करने लगे थे। हम कुछ प्राचीनतम सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, विश्व भर में सभ्यताओं का विकास आज से लगभग 5000 ईस्वी वर्ष पहले, ईसा पूर्व लगभग 3500-3000 वर्ष पूर्व ईसा से लगभग पूरे विश्व में
4 प्राचीन महान सभ्यताओं का विकास हुआ। यानी लोग उन सभ्यताओं में, सभ्यता के बारे में कल मैंने बताया था कि सभ्यता क्या है। शहरी जीवन, एक नगरीय जीवन, एक अच्छा शासन तंत्र, रहने की जीवन प्रणाली अच्छी है ना, एक लिखने की कला, यह सब जब हो जाए तो वह एक सभ्यता कहलाती है, सभ्य लोग कहलाते हैं। तो मैंने कहा कि 5000 वर्ष पूर्व, आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व विश्व के में 4 महान सभ्यताएं फल फूल रही थी। उन 4 महान सभ्यताओं के नाम मैं आपको बताती हूँ। पहले थी सिंधु घाटी सभ्यता, जो अपने भारत में सिंधु और उसकी सहायक नदियों की आसपास विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, वह सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ उनकी घाटियों में विकसित हुई, इसलिए इसका नाम हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। दूसरी सभ्यता है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता जो पूर्वोत्तर अफ्रीका में विकसित हुई और नील नदी के किनारे, नील नदी की घाटियों में काफी उन्नत सभ्यता। मिस्र के पिरामिड के बारे में आपने सुना है, जानते हैं। तो वह मिस्र की सभ्यता जो पूर्वोत्तर अफ्रीका में पड़ता है, वह नील नदी की घाटी में विकसित हुई। आपको आगे मैं बताऊंगी भी कि नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। तीसरी वो महान सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो वर्तमान में मैंने बताया कि इराक और ईरान, जो अभी वर्तमान में जो देश हैं, लगभग वहीं पर विकसित हुई थी। वह पश्चिम एशिया में पड़ता है और यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदियों के बीच विकसित हुई। उससे पूर्व एक बात और हम लोग देख लें, यह मेसो, इंग्लिश में मैसो, मध्य, पोटा उधर का वर्ड शब्द है, उसका अर्थ होता है फारसी शब्द पानी, यानी जल मध्य। मेसोपोटामिया का अर्थ हुआ, शाब्दिक अर्थ हुआ जल मध्य, यानी 2 नदियों के बीच की घाटी में विकसित हुई सभ्यता, जल के मध्य विकसित सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसमें सुमेरियन भी इसको कहते हैं, सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं, जो पश्चिम एशिया में है और यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी की घाटी में विकसित हुई। चौथी महान सभ्यता है चीन की सभ्यता, जो कि पूर्व एशिया में पड़ता है, हमारा पड़ोसी देश। आप देखते हैं चीन की सभ्यता, यह ह्वांगहो और यांगत्से नदियों की घाटी में विकसित हुई। ये थी आज से 5000 वर्ष पूर्व पूरे विश्व में 4 महान सभ्यताएं थी, जो भली भांति अत्यंत समृद्ध, एक विकसित शासन तंत्र, उन्नत नगर व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, नालियों की जल निकास प्रणाली, सारी काफी उत्तम थी, इसलिए तो सभ्यता नाम पड़ा। अब आप एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि ये सारी की सारी सभ्यताओं के नाम दीदी जी आपने बताया और सबके साथ किसी न किसी नदी का नाम जोड़ा है कि सारी नदियों के नाम, सबके साथ किसी न किसी नदी का नाम जोड़ा है मैंने। तो क्या कारण थे कि सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई? इन नदी से क्या संबंध था? प्यारे भैया बहन, मैंने पिछली कक्षाओं में भी आपको बताया था कि उस समय मनुष्य जब खानाबदोश जीवन छोड़कर एक जगह बस कर रहने लगा,
उसकी कुछ बहुत ही कम आवश्यकताएं थी, कृषि करने लगा तो उसको क्या चाहिए था? पीने को जल, भोजन या उसके पशुओं के लिए जल, चारा और कृषि के लिए जल की आवश्यकता। और ये सारी आवश्यकताओं की पूर्ति, जल की आपूर्ति, अच्छी उपजाऊ भूमि, ये सारी बातें नदियों के किनारे ही मिली। और लोग सबसे पहले कहाँ बसे? तो नदियों के किनारे बसने लगे। आपने देखा, आपने पढ़ा है पहले कि जहाँ पर बसने लगे तब तक गांव में लोग बहुत तरह के, विभिन्न तरह के व्यवसाय को भी करने लगे थे, अपनाने लगे थे। टोकरी बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना, धातु के बर्तन उपकरण बनाना, खेती करना, पशुपालन, वस्त्र बुनना। तो विभिन्न व्यवसाय में लगे लोग जब अपना उत्पादन से अधिक उनका होने लगा उत्पादन, तो उनको अपनी ज़रूरत की वस्तुओं को आपस में अदला बदली करके, अपनी ज़रूरत की वस्तुओं को आपस में कैसे पूरा करते थे? अदला बदली करके। जिसके पास जो वस्तु है उससे दूसरे के बदले उसको बदल दिया जाता था। और यह व्यवस्था क्या कहलाती थी? वस्तु विनिमय व्यवस्था या वस्तु विनिमय प्रणाली। विनिमय मतलब आदान प्रदान, अदला बदली, आपस में वस्तुओं की अदला बदली। तो इसके लिए भी बाद में उन्होंने क्या किया कि एक जगह को निश्चित किया कि जहाँ पर एक हाट बाजार लगेगा, सब लोग अपने अपने सामान लेकर वहाँ पर पहुँचेंगे और वहीं पर एक दूसरे से सामान की अदला बदली कर लेंगे। धीरे धीरे वह जगह स्थान क्या हुआ? हाट। वह नगरों में, कस्बों में विकसित होने लगा। और फिर धीरे धीरे वह छोटे नगर, वे सारे छोटे नगर कस्बे बड़े नगरों में विकसित हुए। यानी सर्वप्रथम मनुष्य सभ्य जीवन बिताना शुरू किया और विकास का जो क्रम चला हुआ नदियों के किनारे ही, बाद में उनका फैलाव होने लगा, प्रसार हुआ। तो प्यारे भैया बहन, यही कारण था कि जितनी भी हमारी प्राचीनतम सभ्यताएं हैं, इसका वो सारी की सारी नदियों के किनारे ही विकसित हुई। इसका उदाहरण आज भी आप देख सकते हैं। आज भी आपके देश में, आप अपने देश में भी देखिए, जो भी महानगर या बड़े शहर हैं, वह सभी किसी न किसी नदी के किनारे हैं। यह इसका प्रमाण है। कोलकाता को लीजिए, दिल्ली को लीजिए, है ना, दिल्ली यमुना नदी के किनारे, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, मथुरा यमुना के किनारे, लखनऊ गोमती के किनारे, कानपुर गंगा के किनारे, इलाहाबाद गंगा के किनारे, पटना गंगा के किनारे। यानी सारी नदियाँ किसी न किसी नदियों के किनारे। इससे भी यह प्रमाणित होता है कि सभ्यता का विकास, हम लोगों ने जो बसना शुरू किया, वह छोटी बस्तियाँ कस्बों में, नगरों में और फिर महानगरों में, तो जिनका पहले विकास हुआ वही सभ्यता कहलाए। तो प्यारे भैया बहन, यह क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है आपको इसके बारे में जानना। कि यह प्रश्न आ सकता है कि सभ्यताओं का विकास नदी घाटियों में ही क्यों हुए? सभ्यताओं का विकास नदी घाटियों में ही क्यों हुआ? तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि नदी के पानी का प्रयोग फल, सब्जियां, अनाज इत्यादि फलों के उगाने में किया जाता था, है ना। तो अब ये हम लोग चर्चा करेंगे कि सभ्यताओं के नदी घाटियों में विकसित होने के क्या कारण हैं। वह कौन से कारण थे जिसके कारण ये सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई? तो पहला, नदी के जल का उपयोग कृषि में, चाहे फल उगाएं, सब्जियां उगाएं, अनाज उपजाएं, सबके लिए, खेती के लिए सिंचाई हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध था नदियों के किनारे।
उस समय तो मोटर पंप, ट्यूबवेल, हैंडपंप इत्यादि होते नहीं थे, तो नदियों का जल आसानी से कृषि के लिए उपलब्ध होने लगा, तो लोग नदियों के किनारे बसने लगे। दूसरी बात, नदियों से उन्हें भोजन हेतु मछलियाँ या जलीय पक्षी वह भी प्राप्त हो जाते थे। यह भी उन्हें कहाँ होता था? नदियों के किनारे आसानी से। तीसरी बात, उनके वह लोग पशुपालन किया करते थे, तो उनके पशुओं के लिए चारागाह तो चाहिए। उनके लिए चारागाह यानी घास की व्यवस्था, उनकी भोजन की व्यवस्था और जल तो चाहिए उनके पशुओं को। तो यह भी पशुओं के लिए चारागाह और जल भी नदियों के किनारे ही उपलब्ध हो जाया करता है ना। फिर हम देखते हैं कि नदी घाटियों की जलवायु सुहानी होती थी, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडी, ठीक ना। यानी नदी किनारे की जलवायु जो होती थी अन्य स्थान की अपेक्षा, बर्फीले या रेगिस्तानी इलाकों की अपेक्षा नदियों के किनारों की जलवायु वह सम प्रकार की जलवायु होती थी। मौसम सुहावना रहता था, लोगों को वह आरामदायक कंफर्ट फील होता था, इसलिए भी लोग वहाँ बसने लगे। और उस समय में आज के जैसा रेलगाड़ी, बस, गाड़ियाँ, हवाई जहाज इत्यादि तो थे नहीं, तो परिवहन, संचार और परिवहन की सुविधा, सामान को ले जाना ले आना या मनुष्य को स्वयं जाना आना, इसकी सुविधा यह भी जलमार्ग काफी सुगम था। नदियों के जलमार्ग से वह एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से जाते थे, क्योंकि उस समय ये सड़कें तो उपलब्ध थी नहीं, बड़े बड़े नगरों को जोड़ने के लिए सड़कें तो थी नहीं, तो जल मार्ग से ही एक नगर से दूसरे नगर की यात्रा की जाती थी। यही कुछ मुख्य कारण थे जिनके कारण सभ्यताओं का विकास नदी घाटियों में हुआ। आज हम लोग इस पाठ में इतना ही पढ़ेंगे। शेष अगली कक्षाओं में हम लोग पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।